दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है जिसमें आज क्लास 17 है। आज की क्लास में हम भारत के वायसराय पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन के में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसमें इंग्लैंड की साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय को नियुक्त किया जाता है। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वही भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वायसराय कहलाने लगा और भारत की प्रजा अब इंग्लैंड के साम्राज्य की प्रजा कहलाने लगी। तो इस तरह के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल आप जानते हैं 1856 से लेकर 1862 के बीच में था। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, साथ ही प्रथम वायसराय बने थे। 1858 में जब भारत सरकार अधिनियम आता है, क्योंकि 1856 में ये गवर्नर जनरल बन के आए थे और इन्हीं के कार्यकाल में जब भारत सरकार अधिनियम आता है तो ये प्रथम वायसराय भी बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के समय में 1857 का महान विद्रोह होता है। इनके समय में एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या था? 1856 में इसको लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे कि पहले आप जानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा था कि समुद्र पारी यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मान्यता थी। तो ये जब सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लेके आए तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी सैनिक नए भर्ती किए जाएंगे उन्हें सेवा के लिए समुद्र पार यात्राओं में भी भेजा जा सकता है, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। साथ में एक और इन्होंने सेना में परिवर्तन ये किया था कि जो 1856 तक सैनिकों को जो निःशुल्क डाक व्यवहार सुविधा मिलती थी, फ्री में अपनी डाक सुविधा का प्रयोग करते थे, अब उसके लिए उन्हें शुल्क देना था। इस कारण भी सैनिकों में असंतोष पनपा और आपने देखा 1857 की क्रांति, ये भी एक कारण था। कोई क्रांति होने के लिए एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। 1856 में इन्होंने एक और कोशिश करी। पहले क्या होता था, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, खासकर हिंदू धर्म में, तो अगर आप धर्म परिवर्तन करते थे तो पिता की संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया जाता था। किंतु 1856 में एक ऐसा अधिनियम लेके आया जिसके द्वारा कहा गया कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो, यानी हिंदू से आप क्रिश्चियन होते हो या मुस्लिम से क्रिश्चियन होते हो, तो आपको पैतृक संबंधी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसको याद रखा जाना चाहिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसको बिल्कुल रट लीजिए। साथ में इन्होंने 1857 में 3 जो प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट काम, इंडियन पीनल कोड, जो आज भी भारत में कानून व्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है, 1861 में प्रारंभ इन्हीं के समय हुआ था। याद रखिएगा, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1861 से प्रारंभ हुआ। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 1861 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसियों में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। इनके बाद वायसराय बन के आते हैं कौन? एल्गिन, जिनका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो चलते हैं इनके एल्गिन के बाद कौन आते हैं? सर जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल है 1864 से 68 के बीच में। ये पंजाब के गवर्नर नियुक्त होके आते हैं पहले 1857 में। ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय बन के आते हैं 64 से 68 में। 1857 में पंजाब के गवर्नर थे। जब मेरठ के विद्रोहियों ने 12 अगस्त को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जॉन निकोलसन वापस दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो दिल्ली को वापस प्राप्त करने में निकोलसन की मदद की थी किसने? सर जॉन लॉरेंस ने। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी कारण इन्हें भारत का रक्षक कहा जाता है। तो भारत का रक्षक किसे कहा जाता है? सर जॉन लॉरेंस को। इनके समय पे ही भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। साथ में इनकी एक नीति है कुशल अकर्मण्यता की नीति। 1866 में अफगानिस्तान में रूस अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था, लेकिन इन्होंने कोई भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध इसलिए नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि रूस का ध्यान भारत की तरफ जाए। इसी नीति को कुशल आक्रमणता की नीति कहा जाता है। इनके समय में 1866 में अकाल पड़ता है, जिसमें लगभग उड़ीसा में अकाल पड़ता है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे जाते हैं। जॉन लॉरेंस को इस कार्रवाई नहीं कर पाते, इस कारण उनको बाद में दुख भी होता है और वो देश से नैतिक क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसे प्रथम वायसराय थे जिन्होंने अकाल पड़ने का नैतिक क्षमा याचना की थी। इसी कारण इन्होंने
1866 में ही हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था, जिसमें जांच करना था कि अकाल के कारण क्या हैं और उनसे किस तरीके से निपटना चाहिए था या किस तरह से आगे निपटा जाना चाहिए। उसके बाद 1865 में एक इम्पॉर्टेंट काम याद रखिएगा, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच प्रारंभ की गई। ठीक है, चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट वायसराय की तरफ। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट विलियर में हुई थी। आप जानते हैं पोर्ट विलियर में या अंडमान निकोबार में काले पानी की सज़ा के तौर पर बंदियों को भेजा जाता था। यहीं पे जब ये निरीक्षण कर रहे थे तो हैदर नामक बहावी ने इनकी छुरा मारकर हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। लॉर्ड मेयो का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य जिसके लिए इनको याद रखा जाता है, भारत में पहली जनगणना इन्होंने प्रारंभ कराई। ठीक है, कब? 1872 में। ठीक है, 1872 में ही इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना भी की थी। यहाँ पे 1872 होगा, याद कर लीजिए। भारत की पहली जनगणना प्रारंभ कराई। ऐसा विचार 1871 में लेके आए थे, लेकिन इसको इन्होंने शुरू कब कराया था? 1872 में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक है, इसी के काल में पंजाब में कूका विद्रोह भी हुआ था। याद रखिएगा, 1872 में ही इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। साथ में इलाहाबाद में इन्होंने मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। भारत में इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की नीति को अपनाया। ठीक है, इन्होंने जो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी वो क्यों की थी? लोकल लोगों की शिक्षा के लिए नहीं था, भारतीयों की शिक्षा के लिए नहीं था। उद्देश्य था कि जो देसी बड़े बड़े राजकुमार राजकुमारियां हैं या और जो इंग्लैंड के वायसराय हैं, या वायसराय तो एक ही थे, इंग्लैंड के और जो गवर्नर्स हैं और बड़े पद पे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे अगर इंग्लैंड ना जा पाएँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साथ में जो भारतीय राजा रजवाड़े के लोग हैं, तो वो यहीं पे अच्छे उच्च कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी के लिए बाद में इन्होंने मेयो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद की भी स्थापना की थी। बात करते हैं अगले वायसराय की, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। इनके समय में बंगाल बिहार में 1874 में अकाल पड़ा था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक महान कूटनीतिक और कवि, उपन्यासकार, लेखक थे। इन्हें साहित्यिक जगत में एक अन्य नाम प्राप्त है, उसको बोलते हैं ओवन मैरीडिथ। याद रखिएगा, ओवन मैरीडिथ। ठीक है, मैरीडिथ। ओके, इनका ये रॉयल टाइटल एक्ट लेके आए थे 1876 में। इन्होंने इसको ब्रिटिश संसद ने पास कराया था। किस लिए पास कराया था? प्रथम दिल्ली दरबार होता है 1877 में, जिसमें दिल्ली में एक प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है महारानी विक्टोरिया के लिए। तो इन्हें कैसरे इंद उपाधि देनी थी, इसीलिए रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ब्रिटिश संसद में पास कराया जाता है। और जब दिल्ली में ये दरबार आयोजित होता है तो उसी समय रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो इस तरह के दिल्ली दरबार आयोजित किए गए, लगभग क्या टोटल 4 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया। पहला आपने पढ़ा किसके समय हुआ? लिटन के समय पे। द्वितीय होता है कर्जन के समय में 1930 में। ठीक है, और तीसरा होता है दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1911 में। आपको पता है इस समय जॉर्ज पंचम आते हैं, और जो बंग भंग था, बंगाल का जो कर्जन डिवीज़न करता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। साथ में जो राजधानी थी उसका भी परिवर्तन किया जाता है। चौथा और अंतिम जो दरबार होता है वो लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में आयोजित किया गया था। जब हम कर्जन, हॉर्डिंग और रीडिंग के बारे में अगली वीडियो में, कल की वीडियो में पढ़ेंगे तो आप इन सभी दरबारों के बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ आपको हल्का हल्का बता दिया है। साथ में दूसरी जो इनके समय का इम्पॉर्टेंट काम है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। ठीक है, जो 1878 में आया था। इसकी ये ईयर भी पूछा जाता है, साथ में किसके समय आया था, कौन लेके आया था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लिटन और 1878। इसे गैगिंग एक्ट या गिरोह अधिनियम कहा जाता था। इसमें क्या था, जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो पत्र निकल रहे थे उनको अलावेंस था, क्योंकि सब तो अंग्रेजी भाषा जानते नहीं थे भारतीय लोग। तो सब तक जो विचार थे, जो क्रांतिकारी विचार थे या जो अंग्रेजों की योजनाएं थी, उन पे जो एक आलोचनात्मक चर्चा उन पत्रों में छपी रहती थी, समाचार पत्रों में, वो सब तक तो अंग्रेजी भाषा में पहुंच नहीं सकती थी, भारतीय और लोकल भाषा में पहुंच सकती थी।
तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा के अलावा जो भी पत्र आ रहे हैं उन सबको प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रतिबंध को सूर्यनाथ बनर्जी ने आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी थी। ठीक है, सूर्यनाथ बनर्जी ने आकाशीय वज्रपात कहा था इसको। उसके बाद आता है शस्त्र अधिनियम 1878। चूँकि इन्हें डर था इसीलिए इन्होंने समाचार पत्रों पर भी रोक लगाई और लोगों के पास जो शस्त्र हैं उनका इनके पास एक रिकॉर्ड हो, साथ में अगर किसी के पास बिना लाइसेंस का हथियार है तो उसको अवैध हथियार करार दिया जाए। साथ में अगर ऐसा कोई हथियार पाया जाता है और शस्त्र अधिनियम 1878 का उल्लंघन होता है तो 7 वर्ष की कैद थी। ठीक है, तो इनको डर था कहीं फिर से 1857 जैसा विद्रोह ना हो जाए। सिविल सर्विसेज में जो परीक्षा देने की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दिया था, जिसका कड़ा प्रतिरोध हुआ था। खुद सूर्यनाथ बनर्जी ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध याद रखिएगा किसके समय होता है, लॉर्ड लिटन के समय में। ये प्रश्न जोड़े मिलाव में पूछा जाता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन। इस युद्ध का अंत गंडमक संधि 1880 में होती है। ठीक है, बाद में बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वायसराय के बारे में। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में इनका कार्य था। लॉर्ड रिपन इंग्लैंड के उदारवादी दल के सदस्य थे। वास्तविक जीवन में भी वह अत्यंत उदार व्यक्ति थे। 1880 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टन, वो खुद उदारवादी दल के नेता थे। उन्होंने रिपन को भारत में वायसराय के रूप में भेजा। उस समय भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। हम अभी एक वीडियो बनाएंगे भारत में पुनर्जागरण का दौर, जिसमें विभिन्न जो सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके खिलाफ भारतीय जो शिक्षित लोग थे वो खड़े होते हैं। साथ में उसमें अंग्रेजी वायसराय भी मदद करते हैं। तो भारतीय जनता लिटन की नीतियों के कारण विद्रोह की स्थिति में आ गई थी। कौन सी नीतियाँ थी? जैसे जो शस्त्र अधिनियम आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, और लगातार सूखा वगैरह उस समय पड़ रहा था और इन्होंने दिल्ली दरबार में जो पैसा खर्च किया था जो 1877 में हुआ था, उससे जो भारतीय जनता थी वो नाराज़ थी। जब रिपन यहाँ आते हैं तो इनकी जो भावनाएं थी वो भारत के जो घाव थे उसमें कहीं ना कहीं मरहम का कार्य किया। ठीक है, इसी कारण जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, उन्होंने उसे सज्जन रिपन नाम से बुलाया, लॉर्ड रिपन को। साथ ही कहा कि वो भारत के महान उद्धारक हैं, ऐसी उनको संज्ञा दी। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का प्रारंभ कहा। तो याद रखिएगा, ये सब किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिन्हें खुद लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। एस.एन. बनर्जी ने भी इनकी तारीफ में कुछ शब्द कहे हैं, जान लेते हैं। रिपन को इसलिए नहीं याद किया जाता कि वह बहुत सफल वायसराय अथवा व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए कि उसका ध्येय उच्च था, नीति शुद्ध थी, जाति भेदभाव से वह स्वयं घृणा करता था। तो ये रिपन के लिए किसने कहा है? सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा है। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आता है। जैसा मैंने बताया, उदारवादी विचार के व्यक्ति थे। तो जब ये भारतीय मजदूरों की दशा देखते हैं तो काफ़ी दुखित होते हैं, इसीलिए फैक्ट्री अधिनियम लेके आते हैं। ठीक है, 1861 में ये पहला फैक्ट्री अधिनियम था। जिन्हें मजदूरों की दयनीय स्थिति देख रहे थे, ऐसे पहले वायसराय थे। जो खतरनाक मशीनें थी उनकी घेरेबंदी की गई। साथ में जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनके काम करने के घंटों को भी लॉर्ड रिपन ने निर्धारित करवाया। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम इनका जो है कि जो प्रथम वास्तविक गणना 1881 से होना शुरू हो गई थी, ये रिपन का महत्वपूर्ण कार्य है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में शुरू किया था और ये कंटिन्यूस हो गई थी, हर एक 10 वर्ष बाद होने लगी थी 1881 के बाद। तो प्रथम वास्तविक जनगणना किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने। दूसरा जो गैगिंग एक्ट था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, 1882 में इसकी समाप्ति कर दी गई। ठीक है, आपको पता कब आया था? 1878 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो लगभग इसको बंद कर दिया था 4 ही वर्ष 1882 में। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। ठीक है, इससे भारतीय जनता को काफ़ी राहत पहुंची। हंटर कमीशन का गठन किया गया 1882 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जिस साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया उसी साल हंटर कमीशन का भी गठन किया गया। हंटर कमीशन ने, रिपन ने जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया था सर विलियम हंटर के नेतृत्व में। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसमें जो शिक्षा सुधार दिए गए थे बस उनका मूल्यांकन करना था। साथ में स्थानीय स्वशासन का विकास किया 1882 में।
ठीक है, ये भी समझ लीजिए। लॉर्ड रिपन जानते थे कि अगर इस तरह के नियम हम लाएंगे जिसमें हम लोगों को प्रशासनिक कौशल का विकास करें तो उनमें खुद ही अपने लोकल प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। अतः उन्होंने घोषणा की कि स्थानीय स्वशासन के कार्यों में सरकार केवल सुझाव देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप निर्धारित धन की सीमा से बाहर खर्च करने पर सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी, अन्यथा आप उतना खर्च जितना आपको सरकार की तरफ से धन मिलेगा उतना खर्च करेंगे, तो आपको किसी प्रकार का भी यहाँ पे आके वेरिफिकेशन नहीं देना है। ठीक है, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्वशासन 3 इकाइयों में था, जो आज भी लगभग इसी तरह का स्थानीय स्वशासन है। इसी तरह के 3 निकाय आज भी हैं। पढ़ लेते हैं कौन कौन से निकाय थे। ग्रामीण क्षेत्र में तालुका बोर्ड की इन्होंने स्थापना की, नगरों में म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला में जिला बोर्ड। ठीक है, इन्हीं के समय इल्बर्ट बिल आता है 1833, जो काफ़ी विवादित रहा। ठीक है, क्या था, लॉर्ड रिपन की परिषद में एक सदस्य थे सर पीसी एल्बर्ट, जिन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्राप्त किए जाएं। समान अधिकार का मतलब क्या था कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति है, उसके फौजदारी मुकदमों को भारतीय न्यायाधीश भी देख सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर यूरोपीय कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसके मुकदमे को केवल यूरोपीय ही न्यायाधीश देखते थे, भारतीय न्यायाधीशों को देखने का अधिकार नहीं था। किंतु इल्बर्ट बिल में क्या था, दोनों को एक ही पद पे खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे अंग्रेजों ने घोर विरोध किया और इसको अंततः वापस होना पड़ा। ठीक है, इसके संशोधनों को नहीं होने दिया गया। तो याद रखिएगा, एल्बर्ट बिल 1883। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या था ये। भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं, लेकिन अंग्रेजों के घोर विरोध के कारण रिपन और जो ब्रिटिश सरकार थी और जो खुद पीसी एल्बर्ट थे उनको झुकना पड़ा और एल्बर्ट बिल पास तो होता है, लेकिन ये वाला संशोधन जो था इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, इनके समय पे एक समस्या हुई थी, मिश्र समस्या। उसके बाद रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। जो रिपन ने एल्बर्ट बिल में जो भेदभाव हुआ था उससे बहुत दुखी थे। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने स्वयं ही अपना क्या दे दिया था, पद को त्याग दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो रिपन का कार्यकाल भारत के अंग्रेजी राज के इतिहास में शिखर माना जा सकता है, शिखर का काल माना जा सकता है। उसने भारतीय जनता को महसूस करा दिया था कि अंग्रेजों में भी ईमानदार और श्रेष्ठ लोग हैं जो बिना किसी भेदभाव को भारतीयों को भी मनुष्य मानते हैं। ठीक है, जबकि जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं उनका क्रिटिसिज्म करते थे। तो अर्नोल्ड वाइट ने क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि भारत को खो जाने का द्वार कहीं ना कहीं इन्होंने खोल दिया था। लॉर्ड रिपन ने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया था। तो क्योंकि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उन्होंने ब्रिटिश की तरफ, अपने इंग्लैंड की तरफ से ये बात कही थी, लेकिन भारत में इनको सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है आज भी। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की, 1884 से 1888 के बीच में जानते हैं। इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इन्हीं के समय की महत्वपूर्ण घटना है। इन्हीं के समय में 1887 में पंजाब प्रांत में टेनेसी एक्ट आया था। साथ में 1885 में भारतीय स्त्रियों हेतु लेडी डफरिन फंड भी स्थापित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था। 1887 में इन्हीं के समय पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, इसको याद कर लीजिए। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध में वर्मा को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, इसको याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इनके समय याद करने वाली है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जब हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे और जो लॉर्ड डफरिन है इनके रोल के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद बनते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कोई इंपॉर्टेंट कहानी, लगभग ये आते हैं 1888 से 94 के बीच में। इन्होंने डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। एक ही इंपॉर्टेंट कार्य है इनका, ठीक है, डूरंड रेखा का निर्धारण करना। 1892-93 में लैंसडाउन ने बोलन दर्रे तक रेल लाइन बिछाने का आदेश दिया। तो अफगान शासक उस समय अब्दुल रहमान थे, उन्होंने इसे कहा कि ये हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण है और कहकर विरोध किया। अतः जो भारत के विदेश सचिव थे मार्टिमर डूरंड, उनको काबुल भेजा गया, जिन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। ये आज भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में
मार्टिमर डूरंड को भेजा गया था एक सीमा रेखा निश्चित करने के लिए। यही रेखा डूरंड रेखा कही गई, ठीक है, जो आज भी बनी हुई है। तो ये कब हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में इन्हीं ने भेजा था मार्टिमर डूरंड को। बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनके समय का अगर हम बात करें तो इनका खुद का कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है। इनके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हुए इनको देख लेते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स कई बार आएंगे आगे भी वीडियोस में, तो आपको याद हो जाएंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया, जो 1896 से 1947 तक कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता रहा, ठीक है। तो प्रथम बार गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, उसके बाद लगभग हर अधिवेशन में कांग्रेस के इसको गाया गया। 1857 में बम्बई में प्लेग फैलता है, ओके, और जो चापेकर बंधु थे उन्होंने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा आयस्ट की हत्या कर दी थी, ठीक है। तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य केवल ये था क्रांतिकारियों को जगाया जाए। इन्होंने पहला क्रांतिकारी समाचार पत्र काल भी निकाला, ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? ब्रह्मदेव उपाध्याय। इसने भारत में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी उसको ठीक किया था। कहा था उसने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार से ही हम उसको अपने अधीन रखेंगे, तो ऐसा एल्गिन का कहना था, ठीक है, कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार से ही इसे हम अपने अधीन रखेंगे। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। ये बनते 1899 से 1905 के बीच में। कर्जन के कार्यों के कारण उनको भारत का दूसरा औरंगजेब कहा जा सकता है। यह शब्द किसके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम जॉर्ज नेथानियल कर्जन था, ठीक है। इनके अगर हम बात करें इन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए, कौन कौन से सुधार लेके आए, तो देख लेते हैं। शिक्षा में सुधार लेके आए थे। कर्जन का कहना था कि भारतीय शिक्षा के बारे में कहा था, पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, ठीक है। तो ये उन्होंने पूर्व की शिक्षा के बारे में बोला था। साथ ही इनके आर्थिक सुधार भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में आर्थिक सुधार में इन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय मुद्रा थी उसको परिवर्तनीय बना दिया था, यानी भारतीय मुद्रा को आप पौंड से, उस समय जो यूरोपीय मुद्रा थी उससे परिवर्तन कर सकते थे, तो 1 पौंड के बराबर 15 रुपये थे, ठीक है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून आया था। साथ में इन्होंने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग की स्थापना की थी थॉमस रैले के अध्यक्षता में, जिसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। तो याद रखिएगा 2 व्यक्ति कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। उसके बाद कृषि सुधार किया और कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की, ठीक है। और इन्होंने कोशिश किया कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि होने लगे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के अनुसंधान केंद्र की रिसर्च सेंटर की शुरुआत की, ठीक है। साथ में 1900 में दी पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, जिसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना सरकारी अनुमति के किसान की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता, इस तरह का कानून लेके आए थे। 1904 में कर्जन ने द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बनाया, जिसके द्वारा कम ब्याज दरों पर किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई, ताकि वो साहूकार के चंगुल से कहीं ना कहीं बच पाएँ और कृषि में धन का उपयोग करके अच्छा फसल को उपजा सकें और सही समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व चुका सकें। बाद में इन्होंने 1900 में, ठीक है, मैकडॉनल्ड आयोग की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। पुलिस सुधार इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु एक फ्रेजर आयोग की स्थापना की थी 1902 में, ठीक है। इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस विभाग जो इस समय भारत में है वो पूरी तरह भ्रष्ट है, अतः सिपाहियों और अफसरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएं, उच्च अधिकारियों की भर्ती प्रत्यक्ष हो, जनता को संदेह मात्र से खाली गिरफ्तार ना कर लिया जाए, पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाए, गुप्तचर विभाग बनाया जाए और इसी की अनुशंसा पे CBI की स्थापना की गई, जो एक गुप्तचर विभाग है जो भारत में आज भी कार्य कर रहा है, ठीक है। रेलवे सुधार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी।
लेकिन रेलवे सुधार किसने किए? 1901 में बहुत सा सुधार किए कर्जन ने। सबसे ज़्यादा रेलवे, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो कर्जन को ही जाता है, ठीक है। उन्होंने 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल व्यवस्था सुधार हेतु एक रेलवे आयोग की भी नियुक्ति की थी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि रेलवे का प्रबंधन व्यवहारिक आधार पर होना चाहिए। अतः रेलवे ने रेल विभाग को खत्म करके रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी? कर्जन ने। कर्जन स्वयं एक पुरातत्वविद था, इसीलिए उसने 1904 में प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून बनाया, जिसके द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1904 में। किसके काल में? कर्जन के काल में। कर्जन स्वयं एक पुरातत्वविद था। कर्जन के समय सबसे महत्वपूर्ण कर्जन बंगाल विभाजन होता है 1905 में। कर्जन ने भारत में सर्वाधिक घृणित कार्य जो उसका माना जाता है वो बंगाल विभाजन ही था। इसका कहना था कि बंगाल प्रांत बड़ा है इसलिए प्रशासनिक असुविधा होती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल क्या था? भारत की जनता को बांटना, हिंदू मुसलमान में बांटना, ठीक है। और जो भारत में विभिन्न क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उन क्रांतिकारियों के मनोबल को तोड़ना, उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा करना, ये कर्जन का उद्देश्य था, ठीक। और कर्जन ने कहा भी था कि मेरी दो पत्नियों के समान है ये जो दो प्रांत को जब बांट दिया था, जिसमें मुसलमान पत्नी मुझे अधिक प्रिय है, ठीक है। कर्जन का एक विवाद होता है किचनर से, जिसे कर्जन किचनर विवाद कहा जाता है, और कर्जन इसके बाद पद को त्याग देते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 2 सेनाधिकारी भी होते हैं। 1902 में भारत मुख्य सेनापति किचनर बनकर आते हैं, भारत के मुख्य सेनापति भारत में। उससे लॉर्ड कर्जन से परिषद सैनिक अधिकारी, जो स्वयं किचनर भी क्या था? सैनिक अधिकारी भी था। अपने अधिकारों को लेकर इन दोनों के बीच में विभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और नाराज होकर 1905 में कर्जन अपना त्याग पत्र देकर भारत से चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत सचिव जो थे उस समय पे उन्होंने किचनर का पक्ष लिया, तो इससे कर्जन काफ़ी आहत हो जाते हैं और अपना त्याग पत्र दे के भारत चले जाते हैं। कल हम आगे के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, वायसराय का पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आज ही हम इसको मेंशन करने की कोशिश करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो कल हम 1905 से लेके जो 1947 तक के वायसराय हैं, 48 तक के, हम उन सभी वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।